जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप सभी के लिए एक वीडियो आ रही है, बहुत शानदार सी वन शॉट टाइप वीडियो है, जिसमें 2025 का जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हुआ था उसका पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आप सभी का वन शॉट में। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के तीनों सब्जेक्ट ही इस एकमात्र वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस जो आए थे वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए, जो बच्चे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा और साथ ही जो बच्चे आईआरटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो आप सभी इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आपको ये क्लास मैं दे रहा हूँ, ये क्लास आप अगर कहीं पेड क्लास ले रहे होंगे तो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन क्लास आपको लगेगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। हमारी जो वीडियोस होती हैं वो बहुत प्रोडक्टिव होती हैं पॉलिटेक्निक और आईआरटी प्रवेश परीक्षा को लेकर के। और आप ये, अगर आपके पहचान का कोई भी सीनियर होगा जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर चुका होगा या सिलेक्टेड होगा, तो उससे आप ज़रूर डिस्कस करिएगा। उसको जो है इस विषय में ज़रूर पता होगा। और आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार बच्चों का मिला है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं क्योंकि प्रोडक्टिव कंटेंट जो है आप सभी को मिलता है। तो आप सभी जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास को फॉलो करिएगा। देखिए, मैं डिजिटल बोर्ड और दुनिया भर के जो ताम झाम की चीज़ें हैं, जो दिखावटी चीज़ें हैं अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को, वो काम मैं नहीं करता हूँ। सीधी सी बात है, आपको पढ़ना है। आप अगर पढ़ने आए हैं तो ना आप कमेंट्स पे ध्यान देंगे, ना ही ताम झाम पे ध्यान देंगे। आप पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे, कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, ट्रिक्स मिल रहे हैं, टिप्स मिल रहे हैं और आपका काम अगर आसान हो रहा है तो फिर आपके लिए वो प्रोडक्टिव है, आपके लिए वो अच्छा है और आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ आप इस क्लास को करिएगा। और इस क्लास को करने के बाद आप ज़रूर, आपको जिसको भी लगता होगा कि बहुत अच्छा कोई अन्य प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को या आईआरटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को, तो आप उनके कंटेंट को और हमारे कंटेंट को कंपेयर करिएगा। जिस टाइम में जितना हम कंटेंट आपको करा देंगे, जो कंसेप्ट हम करा देंगे, वो शायद ही आपको कोई दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो करिए और कंपेयर ज़रूर करिएगा। और आपको कैसा लगा, किस तरीके से बेनिफिशियल आपको लग रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहिए, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको टफ लगता है उस पे वीडियो चाहिए, या आपका कोई और सजेशन है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर हमको बताइएगा। और साथ में मैं आप सभी को ये भी बता दूं साथियों कि जो बच्चे चैप्टर वाइज अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं वो हमारे वीओडी कोर्स यानी रिकॉर्डेड कोर्स के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। और आप विद टेस्ट सीरीज 200 में और विदाउट टेस्ट सीरीज 151 रुपीज़ में ही, मात्र अभी होली का ऑफर एक्सटेंड किया गया है, जा कर के कोर्स ले सकते हैं। वहाँ से आप अपना चैप्टर वाइज अगर आप कोर्स करना चाहते हैं कंप्लीट शानदार तरीके से, हमारे टेक्निक के सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा जो कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं ग्रुप ए के लिए। साथ ही आईआरटी प्रवेश परीक्षा के लिए भी हमारा कोर्स है, वो भी आप ले सकते हैं। तो जो बच्चे आईआरटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईआरटी प्रवेश परीक्षा की, वो हमारा ये वाला कोर्स ले सकते हैं। और जो बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं वो पॉलिटेक्निक वाला कोर्स जो है ले सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और ये मैथ्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर भी मैथ्स से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैथ्स के पैटर्न आपको हम मोटा मोटी बता दे रहे हैं। तो मैथ्स के आपके आएंगे टोटल 50 क्वेश्चन और फिजिक्स के आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होंगे। और आपका जो केमिस्ट्री होगा, ठीक है, वो केमिस्ट्री के आपको यहाँ पर कुल मिलेंगे 25 क्वेश्चन। और इस तरीके से करके टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो ये आप पैटर्न समझ गए हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपका पूछ रहा है और आपका डायरेक्ट फॉर्मूला इसने मेंसुरेशन का पूछ लिया है। ठीक है, तो फॉर्मूले आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, पैटर्न आपको पता चल रहा होगा। तो डायरेक्ट आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम बात करें, ऑफ सिलेंडर, तो क्या हो जाता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये हो गया आपका
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सिलेंडर को बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जैसे एक पेपर है, पेपर को फोल्ड करके ही आपका क्या बनाया जाता है, सिलेंडर बनाया जाता है ना। ये पेपर है, और अगर आप पेपर देखेंगे तो ये जो नीचे का हिस्सा है, ये लाइन, ये लेंथ को ही फोल्ड करके क्या बना दिया जाता है, सर्कल बना दिया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है। तो वो जो लेंथ होती है वो आपका हो जाता है यहाँ पे, अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या करना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो क्या बन गया आपका यहाँ पे सरकमफेरेंस, जो कि आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2πr। और जो आपकी यहाँ पर विड्थ है या ब्रेथ की अगर बात करें तो वो क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो 2πr इंटू एच कर लेते हैं हम लोग। तो 2πr इंटू एच आपका हो जाएगा क्या, ये एरिया हो जाएगा, है ना। तो सरफेस एरिया आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो आप फॉर्मूला बना भी सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की अगर हम बात करें वहीं तो आपका πr² इंटू एच होता है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो एक पेपर के थ्रू सिलेंडर बनाया जाता है, और सिलेंडर जिस पेपर के थ्रू बनता है उसका जो एरिया होता है वो सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, और जो वॉल्यूम होता है वो πr² इंटू एच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए, है ना, ए त्रिज्या वाले गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर की अगर बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका होता है 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पर r की जगह पे क्या बोला गया है कि a रेडियस है, तो यहाँ पर r की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम a लिख सकते हैं। हालांकि आपको ऑप्शन जो मिल रहा है वो r² के ही टर्म में मिल रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4πr² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन πr² इंटू एच, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, तो भाई ए क्यूब होता है आपका, मतलब ए को साइड का क्यूब ही आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए का क्यूब जो दिया गया वो 729 दिया गया है, तो यहाँ पर 729 ए का क्यूब है। अब आपको पता है कि भैया जो 729 है वो किसका क्यूब है, तो आप कहोगे कि 9 का क्यूब है, तो ए की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जा रही है 9। ठीक है, अब जब ए की वैल्यू मिल गई है, अब आपको क्या कह रहा है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो किसी भी क्यूब का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है। तो 6 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है 9, तो 9 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81, यानी यहाँ 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो गोले हैं, उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या है। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 16:9, द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम इज। इनके वॉल्यूम यानी आयतन का रेशियो आपको क्या मिलेगा, क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। तो जो अब रेशियो की बात करते हैं दो चीज़ों की, सेम चीज़ों की, तो उसमें कांस्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो हट जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो उसके बारे में बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2 अगर हम निकालें दोनों का, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, और ये बराबर होगा आपका किसके 16:9 के। तो r1 रेशियो r2 अगर हम निकालें तो r1 रेशियो r2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ चल जाएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा 16/9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट से आपका बाहर निकलेंगे नंबर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 4/3 आपको रेशियो मिल रहा है किसका, r1/r2 का। अब आपको r1 r2 यानी रेडियस 1 रेडियस 2 मिल गया है दोनों ही स्फीयर्स का। ठीक है, तो अब आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में भी अब आप निकालेंगे तो देखिए 4/3 πr³ होता है। ठीक है, इसमें भी अब जो कांस्टेंट टर्म है यानी जो नियतांक है वो तो कट जाएगा 4/3 और पाई, और बचेगा क्या r³। तो अगर आपको वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 निकालना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लेंगे, r1/r2 का क्यूब कर देंगे।
तो R1 बटा R2 आपको क्या मिला है 4/3, इसका क्यूब कर लीजिए तो 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब आपका यहाँ पे हो जाएगा 27, यानी 64:27 जो है वो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपीरिकल फार्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स से सीधे दे दिया गया है। इसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए मोड यहाँ पे लिखा हुआ है और माइनस का 2 इंटू मीन है, अगर आप इसको इधर भेज दें तो सेम एज इट इज़ यही बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मोड प्लस में 2 इंटू मीन अगर हम लिखें तो यहाँ पर आपका आएगा 3 इंटू मीडियन, तो 3 इंटू मीडियन आ जाएगा और यहाँ पर आपका 3 इंटू मीडियन आपका बराबर है किसके, मोड प्लस 2 इंटू मीन के, यानी राइट आंसर जो होगा वो 3 इंटू मीडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपका मीन, मोड और मीडियन तीनों के तीनों ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन रेंज नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस इनटू रैशनल फॉर्म किसको, 0.8 पे बार को आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन तो मैं करा दूं, लेकिन इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि जिस नंबर पे बार होता है उस नंबर को नोट करिए और उसके नीचे जितनी पॉइंट के बाद संख्या लिखी हुई है उतना 9 लिख दीजिए, अपॉन में सीधा आंसर आ जाता है डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आएगा 8/9, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 8/9 डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो लेट सपोज दैट सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा आपको x बराबर में क्या है 0.8 पे बार है। 0.8 पे बार का मतलब है 8 कई बार लिखा जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 10 का गुणा कर देते हैं इस x में, तो दूसरी साइड भी गुणा होगा, तो यहाँ पर 8.8888 डॉट 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 लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा जाएगा, ओके। तो अगर हम लिखें यहाँ पर डॉट 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 कई टाइम्स लिखते हैं अगर हम, तो यहाँ पर आपका 10x आ गया और x आ गया। अगर हम 10x में से x को घटा दें तो ये पॉइंट के बाद 888 सब आपका यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट जो है वही लिखा हुआ है जो पार्ट नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इतना पार्ट जो है वो ये सेम पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, सेम चीज़ है। अगर मैं एक और 8 बढ़ा दूँ, ठीक है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल बढ़ा सकते हैं और ये सेम ही चीज़ लिखी हुई है। तो अगर हम इसको इसमें से घटा दें तो मतलब इसमें से ये घट जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8.8888 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं 0 पॉइंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 8.8 पे बार माइनस 0.8 पे बार। तो ये इसमें से घट जाएगा, बचेगा क्या 8, और 10 में से 10x में से x चला जाएगा तो 9x बच जाएगा, और x इज इक्वल्स टू आपका 8/9 आ जाएगा। और आप देखेंगे कि x आपने सपोज किया था, x क्या था आपका 0.8 पे बार था, तो यानी इसकी ही वैल्यू 8/9 आ गई है, यानी राइट आंसर जो है वो 8/9 आपका यहाँ पे आ जाएगा। जगह ना होने की वजह से आपके 3 और 4 ऑप्शन नहीं आए हैं। चलिए देखिए, रूट में जो भी नंबर होता है अगर वो रूट से बाहर नहीं आ सकता है तो वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी एक आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, डायरेक्ट आप लिखेंगे इसको। अब अगला सवाल ये कह रहा है बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1152 और 1664 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो आपका ये एचसीएफ का सवाल है। एचसीएफ के सवाल में हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, दोनों में डिफरेंस ले लीजिए आप। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 512 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपका जो ये संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करेगी, वह तो या तो वो 512 खुद होगी या 512 का मल्टीपल होगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग हमको लगता है कि सारे ही मल्टीपल हैं, ठीक है। तो आपको अब इस केस में बड़ी से बड़ी संख्या से स्टार्ट करना पड़ेगा भाग देना, ठीक है। जिससे भाग हो जाएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 1152 है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 256 से, 256 से। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 दूना 12 होता है, ठीक है। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 6 का 30 हो जाएगा, ठीक है।
तो 6 दूना 1200 डायरेक्ट आ रहा है और 5 से डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर लास्ट में 0 आ जा रहा है, तो 1152 तो आना नहीं है। तो इतना इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि 128 अब इसके बाद नंबर आ जाएगा, यानी ये चौथा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब 128 से हम डिवाइड करके चेक करेंगे 1152 आपका डिवाइड होगा कि नहीं। तो 128 अगर हम गुणा करें इसमें 14 से अगर हम ट्राई करते हैं, ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं, ठीक है, और या 9 से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 8 9 72 होता है, हम यूनिट डिजिट देख करके डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो 8 9 अगर आप देखेंगे तो 72 होता है, तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, हाथ में आएगा 7 और 9 दूना 18, 18 7 आपका 25, हाथ में आया 2 और 9 एकम 9 2 1152, ये कट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अब ये कट गया तो ये भी कट ही जाएगा भाई 128 से। ठीक है, तो अगर आप काटना चाहें तो आप 1664 भी कर सकते हैं। तो अगर 1664 अगर आप करते हैं तो 10 और 11 12, तो यहाँ पर 13 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। चलिए कर ही देते हैं हम। 8 3 का 24, हाथ में आया 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 एकम 3, ठीक है, 8 2 1। तो अगर हम करें 4 8 8 16, हाथ में आया 1, 3 2 5 1 6, तो 1664 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस ले लेना होता है। HCF वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस लेने के बाद आपको देखना होता है, कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है जो भी क्वेश्चन में दिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन ऑफ x जो है वो बराबर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए जो फॉर्मेट होता है अल्फा इंटू बीटा का, वो अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बोलते हैं इसको, और मूलों का गुणनफल जो होता है वो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए c/a होता है, और मूलों का योग जो होता है वो क्या होता है माइनस का b/a होता है ना। जो जनरल टर्म लिखा जाता है वो दो तरीके से, एक तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में भी लिखते हैं, और दूसरा एक जनरल टर्म होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के दोनों जनरल टर्म्स हैं या जनरल फॉर्म है आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ 5x² माइनस 8x माइनस 4। तो इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं, तो इसको एक जनरल फॉर्मेट में हम सबसे पहले कर लेते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के फॉर्मेट में हम सबसे पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो इक्वेशन है आपका 5x² माइनस 8x माइनस 4 बराबर में 0। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले x² के बगल से जो कोफिशिएंट है वो हटाएंगे, और इसके लिए हम पूरे इक्वेशन में 5 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 8/5 और x, और यहाँ पर आपका माइनस 4/5 बराबर में 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए जो रूट्स यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में आपको मिल रहा है, आप कंपेयर करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, और यहाँ पर देखिए माइनस 8/5 इंटू एक्स है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 8/5। चूंकि साइन दोनों जगह सेम होता है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, अगर डिफरेंट होता तो फिर माइनस आ जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर प्लस साइन है लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है, तो अब अल्फा इंटू बीटा जो होगा, अगर आप देख पा रहे हैं अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके साथ कोई x नहीं है, तो यहाँ पर ये भी अल्फा इंटू बीटा है लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा यहाँ पे वो माइनस का 4/5 हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों जो आपके रूट्स दिए हैं उनको सम करने पे 8/5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 4/5 आ रहा है। तो देखिए माइनस मल्टीप्लाई करने में एक बात तो स्पष्ट है कि माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों का दोनों माइनस में नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक माइनस में होगा और दूसरा प्लस में होगा। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर ये दिया हुआ है ये कट जाएगा आपका, ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, क्योंकि दोनों आपका माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, अगला ऑप्शन अब आप चेक करेंगे कि अगर देखिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन ले रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 10 हो जाएगा, और 10 माइनस में आ रहा है तो माइनस में यहाँ पर हमारी वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हम ये भी नहीं ले सकते। ठीक है, अगला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे 5 2 क्या है 10 हो जाएगा, -2/5, तो यानी 10 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8
बचेगा और नीचे 5 बचेगा, यानी यही राइट ऑप्शन है। तो अगर आप रखेंगे यहाँ पे 2 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई सम कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 माइनस 2/5 मतलब 8/5, ठीक है। और मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4/5, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन कट गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्या कह रहा है आपका, देखिए क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते देते तो क्यूबिक इक्वेशन भी आपको पढ़ के जाना होगा एग्जाम के अंदर अब, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन आपका दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है क्यूबिक इक्वेशन के अंदर कि यदि फंक्शन ऑफ एक्स ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के 3 मूल, 3 रूट्स अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप बताइए कि क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर पूछे तो माइनस का b/a हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे तो माइनस का d/a हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का b/a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस 5x प्लस 8 के मूल जो है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका हो जाएगा माइनस का b/a, ठीक है। तो माइनस का b यानी कि माइनस का 5/1 यानी माइनस का 5 आ जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं ये, और इनका सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। 2 इक्वेशन देने के बाद और इनका सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए सॉल्यूशन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बिना सॉल्व किए भी अगर आप करना चाहते हैं क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन में से देख लीजिए कौन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, जो संतुष्ट करेगा वही राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन रखते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और y की वैल्यू 2 यानी 6 2 8 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, x बराबर में 2 दिया है, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 ये हो जा रहा है। इसमें चेक कर लीजिए फटाफट से, 4 इंटू 2 और माइनस का 3 3 जा 9 और प्लस 1 यानी 4 2 जा 8 माइनस 9 प्लस 1 यानी 8 और 1 9 माइनस 9 बराबर 0, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। वेरीफाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, 2 इंटू 2 प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 7 आ रहा है आपका, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। चलिए सेकेंड ऑप्शन कैसे वेरीफाई किया, 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर में 0 आएगा। कैसे आएगा, देखो 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों समीकरण सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व x बाई a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 और ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और कठिन भी होगा, लेकिन हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, और सॉल्व करने के लिए वो बोल भी नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है बस x और y का मान बता दो, क्या हो जाएगा x और y का मान। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ax दिया और यहाँ पे by दिया है, तो यहाँ पर a स्क्वायर है। a स्क्वायर कब होगा, जब यहाँ पर x की जगह पे a रखेंगे। यहाँ b स्क्वायर कब होगा, जब हम y की जगह पे b रखेंगे। यानी ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू a होगी और y की वैल्यू b होगी, सॉल्व करना ही नहीं है इसको। तो x इज इक्वल टू a और y बराबर में b जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए इसमें सेटिस्फाई करते हैं। अगर x की वैल्यू a रखते हैं और y की वैल्यू b रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर a से a कटेगा 1 आएगा, b से b कटेगा 1 आएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस मान के लिए जो समीकरण है इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब ये दो इक्वेशन ऑफ सिस्टम दिए गए और इनका के की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इन दोनों का कोई सॉल्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन कंडीशन आपको बताना है। देखिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि a1 बटा a2 इज इक्वल्स टू b1 बटा b2 बट नॉट इज इक्वल्स टू c1 बटा c2, ये कंडीशन होती है। तो a1 क्या है, जो पहला समीकरण दिया उसका x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, जो आपका पहला इक्वेशन दिया है उसका y का कोफिशिएंट, और जो
कांस्टेंट है वो c, इसी तरीके से यहाँ पर a2, b2 और c2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कंपेयर करेंगे। 8/k बराबर में आपका 5/10 आ जाएगा। ठीक है, और इज नॉट इज इक्वल्स टू होगा आपका 9/15 के, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 दूना 10 हो जाएगा और k बराबर में 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी k बराबर 16 के लिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन यानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे बनेगी। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे कह रहा है क्या कि दो संख्याएं, दो नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो 16 है, लेकिन उनके व्युत्क्रमों का योग यानी अगर उनको उल्टा कर दिया जाए तो और सम किया जाए तो 1/3 आएगा। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं? देखिए, अगर हम वो दो संख्याएं देखें तो अगर नीचे 3 आ रहा है तो निश्चित तौर पे उनका एलसीएम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 दिख रहा है और यहाँ पे 13 है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और यहाँ भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेम नंबर हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 12 + 4 कंडीशन पहला कह रहा है दोनों का सम 16 होना चाहिए, हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि दोनों का व्युत्क्रम यानी रेशिप्रोकल करने के बाद सम कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम है वो 12 आ जा रहा है। ठीक है, तो 12 से एक बार में कट जाएगा और 4 से 3 बार में कट जाएगा, नहीं 4/12, 12 4 से 3 बार में कट जाएगा, नहीं 1/3 आ रहा है। ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। अगला सवाल देखिए, फिर वही पिछले जैसा सवाल आ गया आपका कि आपका वही दो इक्वेशन दिए हुए हैं और कह रहा है इसका सॉल्यूशन बता दो। सॉल्यूशन कैसे बताएंगे? सिंपल सी बात है, सॉल्व करना ही नहीं है। सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखो, अगर यहाँ पर आपको ए बी चाहिए तो ए बी के लिए ए और बी एक साथ होने चाहिए, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी a है तो x की वैल्यू b होनी चाहिए, और यहाँ पर ऑलरेडी b है तो y की वैल्यू a होनी चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पे प्लस में 2ab है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसको माइनस करने के लिए माइनस हमें और लाना पड़ेगा, तो माइनस अगर हमें लाना पड़ेगा तो y की वैल्यू माइनस का a हो जाएगा। अगर हम देखें अब आंसर में कि x बराबर b और y बराबर में माइनस का a कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही राइट आंसर है। आइए पहला ऑप्शन वेरीफाई करके देखते हैं। a इंटू एक्स की वैल्यू b अपॉन में b माइनस b इंटू वाई की वैल्यू माइनस का a अपॉन में a, और a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, a माइनस माइनस प्लस का b, यानी a प्लस b आपका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण भी आप रखेंगे तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है आंसर आ ही जाएगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके बताइए, मतलब कि आपका यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सिंपल सी बात कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है भाई, सॉल्यूशन सॉल्व करना ही नहीं है, सॉल्यूशन उसने खुद ने दे रखा है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में से उठाइए और उठा करके रख के चेक कर लीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि उसको और आप कॉम्प्लिकेटेड करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ ना कि सॉल्व करिए, दोनों तरीका है। चलिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं, 2 अपॉन में माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है, -5 अपॉन में माइनस का 2 और प्लस का 2, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 अपॉन में 4 माइनस माइनस प्लस और अपॉन में 5/2। तो देखो एक बात तो फिक्स है कि माइनस वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब सभी प्लस हो जा रहे हैं तो घटेगा कौन, कोई नहीं घटेगा, यानी माइनस के जितने ऑप्शन दिए हैं उनको काट दो, वो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, ये माइनस वाला नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसमें माइनस दिया है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो चौथा ऑप्शन ही बच गया, तो डायरेक्ट अंक का सॉल्व हो गया ऐसे ही। ठीक है, अब देखो कैसे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो 2 अपॉन में अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, -5/2 करते हैं, प्लस का 2 करते हैं, तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर आपका 5/2 अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो देखो 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 और प्लस यहाँ पर 2 है। ठीक है, और ये आपका 1/2 यानी 0.5 इसको लिख सकते हैं, +2 - 2.5, तो यहाँ पर देखो 2 और 0.5 मिलके 2.5 और माइनस का 2.5 बराबर 0, यानी संतुष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अगर हम 2 की जगह पे 1/2 कर दें तो फिर क्या होगा, देखिए 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे अपॉन में x दिया है ना, तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 हो जाएगा। ठीक है, +2, तो अगर आप देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 + 2 और माइनस का 10, यानी 10 - 10 बराबर 0, ऐसे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, जो कि b² - 4ac होता है। ठीक है, अब b और b, a और c कैसे आएगा, ये कहाँ से निकलेगा, तो जो आपका जनरल टर्म था ax² + bx + c बराबर 0, इससे हम इस समीकरण को
कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a हो जाएगा, जो x का गुणांक होगा वो b हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c लास्ट में आपको मिलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, बी स्क्वायर यानी आपका x का गुणांक का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर के गुणांक इंटू आपका जो कांस्टेंट है वो लिख देंगे। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये 4 पंजे 20 दूना 40, यानी कि यहाँ प्लस में 24 आ रहा है। प्लस में जब 24 मतलब यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होते हैं, ठीक है, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है वो 306 है और पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है, कि कौन से वो पूर्णांक है जिनका जो गुणनफल है वो 306 है। देखिए 6 है यूनिट डिजिट से डायरेक्ट निकाल लो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सीधे आप देख लो 5 6 का 30 यानी 0 आ जा रहा है, 7 8 56 का 6 हो जा रहा है, 8 9 72 का 2 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबको पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है। हो सकता है नन ऑफ दीज आंसर हो जाए, इसके लिए हम 17 गुणे 18 कर लेंगे। अब 17 गुणे 18 करने से अच्छा है 18 माइनस 1 इंटू 18 कर लो, 18 का स्क्वायर 324 होता है, माइनस 18 कर लो, तो देखो यहाँ पे 306 आपको मिल जा रहा है, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, उसमें कितने पद हैं आपको बताना है, ठीक है। तो पहला टर्म आपका जो दिया गया है वो 41 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 38 में से 41 घटा लीजिए, तो 38 में से 41 घटाएंगे तो 41 अगर घटाते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप लास्ट टर्म देखेंगे तो 8 आ जाएगा। फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d होता है ये फॉर्मूला। तो लास्ट टर्म में क्या है, 8 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 41 प्लस n माइनस 1, n पता करना है, नंबर ऑफ टर्म है, और d की वैल्यू माइनस का 3 है। तो 8 माइनस 41 अपॉन में माइनस का 3 इज प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपका n, है ना। सबको हमने दूसरी तरफ कर दिया, बस n को एक तरफ छोड़ दिया। पूरा हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब सीधे सॉल्व करना है। अगर 41 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 32 एक 33, 33 बच जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा। तो माइनस ऊपर क्या आया 33 और नीचे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 33 जाएगा 11 बार में, और 11 में 1 जुड़ेगा तो 12, यानी n की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम आपके लिए पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो n बराबर में यहाँ पे 11 प्लस 1 यानी n की वैल्यू 12, यानी कि कुल कितने टर्म है यहाँ पे, 12 टर्म है, यानी 12 टर्म है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द सम, यानी कि सम फाइंड करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, जिसमें सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने पड़ेंगे कि कितने टर्म हैं इसके अंदर, कितने पद हैं। तो उसके लिए फिर वही फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया, इसमें फर्स्ट टर्म 25 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 28 में से 25 घटाएंगे 3 आ जाएगा, लास्ट टर्म आपका 100 दिया हुआ है, तो 100 इज इक्वल्स टू पहला टर्म 25 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 25 घटाएंगे 75 आ जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 जोड़ देंगे n आ जाएगा। मतलब हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ भेज दी हैं, और 3 से अगर हम 75 को डिवाइड करेंगे तो 3 गुना 6 और 3 5 15 प्लस 1 बराबर n, यानी n की वैल्यू आ गई 26, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए यहाँ पे, 26 आ गए हैं। अब हमारा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म लगेगा, जो कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n की वैल्यू 26, 26 को 2 से भाग करेंगे 13 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 25 दूना 50 हो जाएगा, डायरेक्टली हम रख रहे हैं a की वैल्यू, प्लस n माइनस 1, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 है, तो n की वैल्यू 26 है, तो यहाँ से आपका 26 में से 1 घट जाएगा 25, और कॉमन डिफरेंस d आपका कितना है, 3 है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 13 गुणा 25 तिया 75 और 75 और 50, यानी कि 125 आपका आ जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि 125 का 10 में गुणा करेंगे तो 1250 आ जाएगा, और 125 का 3 बार में अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 250 और 375,
में भी। चलिए 5 5 7 12 हाथ में 1 3 2 5 1 6 1625, इस 1625 आपका यहाँ पर सम जो है टोटल आ जाएगा निकल करके। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1625, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए आपका सिंपल बहुत क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 4/5 a और 2 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान आपको बताना है। अगर भाई समांतर श्रेणी में है तो सिंपल सी बात है कि जो a की वैल्यू होगी वो 4/5 और 2 के एवरेज के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 2 ज़ा 10 + 4 14 अपॉन में 5 × 2 = a, यानी 2 से 7 14 जाएगा 7 बार में, और यहाँ पर a बराबर में 7/5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7/5 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगा 7/5। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। सॉल्व करेंगे d = अब x1 कौन है y1 कौन है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। अब सीधे रख दीजिए यहाँ पर x2 की वैल्यू 10 - x1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 - y1 की वैल्यू 13 का स्क्वायर कर देंगे। 10 में से 7 जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 में से 13 चला जाएगा 4 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 25 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी 5 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। ये सवाल कह रहा है x के किस मान के लिए ये जो 3 पॉइंट a b और c दिए गए हैं ये संरेख होंगे। संरेख यानी कि कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर की कंडीशन ये होती है कि अगर कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को 3 जो पॉइंट्स दिए गए होते हैं उसमें से किसी एक वर्टेक्स को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 करने के लिए उसके साइन चेंज करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 3 और माइनस का 12 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0,0। अब यही नंबर सबके नीचे जोड़ेंगे तो 3 - का 12 3 - का 12 सबके नीचे जोड़ दिए, 7 3 10 और 12 में से 6 चला जाएगा, माइनस का 6 यहाँ पे बचेगा और यहाँ 3 और x + 3 और 12 में से 9 चला जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो पास पास के नंबर्स हैं सबसे पहले 1/2 करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और जो पास पास के नंबर्स हैं ये दोनों इनका गुणा कर देंगे। तो यानी माइनस का 6x और माइनस प्लस माइनस का 18 हो जाएगा, और माइनस हम पहले से लगा रहे हैं। अब जो दूर दूर के दो नंबर्स हैं यानी ये जो 10 और माइनस का 3 है उनका गुणा करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का 30 आ जाएगा और बराबर में 0। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ट्रिक होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार में तो मुझे लगता है नहीं समझ में आएगा, आप 1 से 2 बार देख लेना ये वाला जो पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 18 30 में से अगर आप घटाओगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 6x और माइनस का 12 प्लस का 12 आ जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, 1/2 को दूसरी तरफ भेजेंगे 0 हो जाएगा, माइनस का 6x + 12 बराबर 0 हो जाएगा, यानी 6x बराबर में 12 हो जाएगा। और x बराबर में अगर आप सॉल्व करो तो 6 दूना 12 होता है, नहीं x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। 3 ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है tan a बराबर में √3 और sin a की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई a की वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री होगी, उसी के लिए tan जो है वो √3, मतलब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, √3 होती है। तो यहाँ पर sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू √3 आपका 2 हो जाएगी, यानी √3/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है यहाँ पे वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। cos θ = 7/25 दिया हुआ है। cos θ = आपका आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, जो कि 7/25 दिया हुआ है। और कोसेक थीटा आपसे पूछ रहा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, कोसेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटा लंब हो जाता है। कर्ण कितना दिया है, 25 दिया, यानी निश्चित तौर पे ऊपर 25 होगा तो 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, ऊपर 25 होगा, यहाँ पे 24 है तो 24 नहीं होगा, नहीं राइट आंसर इज 25/24। तो लंब अगर आप निकालेंगे तो लंब बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 24। ठीक है,
यानी आय की वैल्यू 576 स्क्वायर रूट के अंदर, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा 24 का, तो यहाँ पर आपको 24 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कोसेक 60 की वैल्यू जो है वो 2/√3 हो जाएगी। डायरेक्ट वैल्यूज़ पूछ रहा है ये तो भाई, ठीक है, इसमें कुछ आपको डाउट संदेह होना ही नहीं चाहिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें आपको रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। 1 + cos थीटा है, 1 + cos थीटा है अपॉन में 1 - cos थीटा है। तो आपको रैशनलाइजेशन करना होगा स्क्वायर रूट के अंदर। आप क्या करेंगे, 1 + cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा क्या, 1 - cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा क्या, ऊपर 1 + cos थीटा, और नीचे देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा। तो 1/sin थीटा हम यहाँ लिख सकते हैं, और प्लस cos थीटा, और अपॉन में sin थीटा लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसेक 31 और -sec 59 है। देखिए कोसेक जो 31 है उसको हम कोसेक 90 - 59 भी लिख सकते हैं, 59 डिग्री लिख सकते हैं, और -sec 59 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कोसेक 90 - थीटा होता है sec थीटा, यानी यहाँ पर ऑलरेडी मतलब फिर से sec 59 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में sec 59 डिग्री है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, वैल्यू आएगी 0, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, यहाँ पर m की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, और आपको m × n की वैल्यू पूछ रहा है। तो यानी कि आपको सिंपल सी ये बात कह रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा का मल्टीप्लाई कर दो sec थीटा माइनस tan थीटा में। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b और a - b का फॉर्मेट बन रहा है। फॉर्मूला होता है a² - b², यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको 3 आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर तो वैसे 1 हो जाएगा, डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 3 आइडेंटिटी याद रखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें ही डिवाइड करना, और इसी में अगर आप cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे तो बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा और tan को उधर भेज देंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपको यहाँ पे 1 मिल रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, tan 5 जो है वो cot 85 में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan 25 जो है वो cot 65 में कन्वर्ट हो जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है। ठीक है, इंटू tan 65 को एज इट इज़ लिखेंगे, और जो tan 85 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। देखिए जो cot 85 है वो 1/tan 85 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो cot 85 है वो कट जाएगा इससे, और ये जो cot 65 है वो tan 65 से कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो 1/√3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 दिया, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए cos a और इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर a आप यहाँ पे कर देंगे, और आपसे वैल्यू जो पूछी जा रही है वो sin स्क्वायर a प्लस sin पे पावर 4a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए 1 - cos स्क्वायर a जो होता है वो sin स्क्वायर a होता है ना। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि sin स्क्वायर a की वैल्यू cos a है, तो यहाँ पे cos a आ जाएगा, और यहाँ पर cos स्क्वायर a आ जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी 1 दी गई है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। अब देखिए समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले सबसे पहले याद होने चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, और अगर मैं एक वर्टेक्स से
सीधी एक लाइन खींचें तो यहाँ पर ये दो बराबर भागों में इस साइड को डिवाइड कर देगा और ये हम इसे इसका हाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाइट हो जाएगा वो हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालें तो ये आपका कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अपॉन में 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर अपॉन में 4 रूट के अंदर, और बाहर आएगा रूट के तो क्या हो जाएगा ये a√3/2। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइट हो गया इस ट्राइंगल का। अगर आप एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा तो a है ना, आधा आधा तो a/2 है। ठीक है, और हाइट जो है वो a√3/2 है। तो फॉर्मूला हमारा बन गया एरिया का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि क्या हो जाएगा √3/4a स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4a स्क्वायर के बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 81√3 दिया गया है। तो √3 से √3 कैंसिल और a स्क्वायर बराबर में 81 इंटू 4 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है 81 और 2 का परफेक्ट स्क्वायर है 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू 18। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल है हाइट क्या होगा। तो हाइट जो होगा यहाँ पे, हाइट इज इक्वल्स टू a√3/2 यानी a की वैल्यू 18 √3 अपॉन में 2, 18 कटेगा 2 से 9 बार में, यानी 9√3 जो है यहाँ पर सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 9√3 जो है सेंटीमीटर यहाँ पर आपको हाइट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला हम बनाना सिखा देंगे अगर आप कोर्स में ज्वाइन करते हो आप हमको तो। ठीक है, एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल जो है वो 5000 वर्ग सेंटीमीटर यानी 5000 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका डायगोनल आपको बताना है। देखिए, साइड का स्क्वायर जो होता है वो एक वर्ग यानी स्क्वायर का एरिया होता है, जो कि क्या दिया हुआ है, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2500 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। और 25 जो है वो परफेक्ट 2500 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 50 का, और रूट में 2 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू 50√2 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज करके स्क्वायर रूट बना लिया और सॉल्व कर लिया। हमने कई स्टेप्स गायब कर दिए हैं चूंकि स्पेस हमारे पास कम है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें डायगोनल के फॉर्मूले की बात करें, तो डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है वो a√2 होता है। यानी a की वैल्यू अगर बात करें तो 50√2 और √2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 50 गुणा 2 आ जाएगा, यानी जो कि वैल्यू आएगी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में बात हो रहा है, तो 100 सेंटीमीटर। तो सारे मीटर में दिए हैं तो कोई भी आंसर नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा। तो अगर डायमीटर अगर 28 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर यानी 22/7, और r का स्क्वायर हमें निकालना। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 गुणे r की वैल्यू 14, 14 गुणे 14 कर देंगे यहाँ पे, तो 7 दूना 14 होता है यहाँ पे, 22 दूना 44 गुणा 14, यहाँ पे लास्ट डिजिट से करने का प्रयास करेंगे, 4 चौका 16, लेकिन प्रयास फेल हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, तो ये तो नहीं हो सकता पहले। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे भाई, कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन। तो यहाँ पे 44 का 14 में जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो सीधा सा अगर आप देखेंगे तो 440, और 44 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, तो 6 5 4 7 11 हाथ में आया 1, और 4 1 5 1 6, 616 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि आपको बतानी है। देखिए, आपको πr स्क्वायर की वैल्यू 98.56 दे दिया है, और आपसे परिधि यानी सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, यानी कि आपसे 2πr की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर r पता चल जाए तो आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर r निकालने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी पड़ेगी, r स्क्वायर बराबर 98.56। ठीक है, ये आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब इसको काटेंगे, 11 दूना 22, 11 8 88, 11 9 99, 11 6 66। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 8 16। ठीक है,
और कट सकता है तो काट देंगे। आर स्क्वायर बराबर, अब देखते हैं यहाँ पे और इसको क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसको तोड़ते हैं तो इसको आप 7 × 64 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 7 है ही, तो इस 7 को भी दूसरी तरफ भेज देंगे ×7, और अपॉन में ये देखिए पॉइंट लगा हुआ है पीछे से 2 डिजिट्स के बाद, तो नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए 7 का पेयर बन रहा है तो 7 आ जाएगा, 64 परफेक्ट स्क्वायर है तो 8 आ जाएगा, और 100 जो है परफेक्ट स्क्वायर 10 का तो 10 आ जाएगा, यानी r की वैल्यू 56/10, यानी r की वैल्यू 5.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडियस, लेकिन रेडियस हमसे पूछा नहीं गया, हमसे 2πr की वैल्यू पूछी गई है। तो 2πr इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2 × 22/7 गुणे 5.6 कर लीजिएगा, 7 वाटी 56 यानी 22 दूना 44 गुणे 0.8 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा 4 वाटी 32, हाथ में आया 3, और 4 वाटी 32 3 35, 35.2 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल कह रहा आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि केंद्र से थीटा कोण बनाता है आपको बताना है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये इसका एक सेंटर है, और यहाँ से एक ये त्रिज्यखंड बना रहा है जिसका एंगल जो है थीटा है। ठीक है, तो अगर आप इसका एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, πr² है। थीटा हिस्सा है किसका, 360 डिग्री का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा πr² θ/360। फॉर्मूला होता है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है ये, अगर आप देखेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे πr² θ/360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, आपका घनाभ दिया है, क्यूबॉइड है, और इसको पिघला करके घन बनाया जा रहा है। तो छोटे छोटे घन होंगे तभी तो कई घन बनेंगे, और वॉल्यूम जिसका बड़ा होता है उसको भाग दिया जाता है छोटे वाले से, और पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ जो भी बन रहा है वो आपको पता चल जाएगा। नहीं, नंबर ऑफ क्यूब्स पता करने हैं आपको। ठीक है, इसमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम 9 × 8 × 2 दी गई है, और जो क्यूब है उसका साइड दिया गया है 2, तो साइड का क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम होता है, तो 2 × 2 × 2 कर लेंगे, नंबर ऑफ क्यूब निकल गया आपका आंसर। तो देखिए ये 2 से 2 खत्म, 4 दूना 8 खत्म, 9 दूना 18 क्यूब्स बनेंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास बताइए। अभी अभी हम लोगों ने सवाल लगाया है, वही सेम क्वेश्चन देखिए आ गया, उल्टा सवाल आ गया लेकिन। तो 2πr जो है वो 616 दिया गया है। ठीक है, 616 दिया गया है, तो 2 × 22/7 × r इज इक्वल्स टू आपको सॉरी माफ़ कीजिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है ना, यानी 4πr² जो है वो आपको 616 दिया हुआ है, और आपसे डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो 15 चौका 60 और 4 चौका 16 यानी 154 आ गया, और 22/7 गुणे r का स्क्वायर बराबर में 154 को काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौका 44 और 7, यानी r² बराबर में 7 गुणे 7, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी 7। अब डायमीटर निकाल लेंगे भाई। डायमीटर जो होता है वो 2 × r होता है, यानी 2 × आपका 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर डायमीटर होगा इसका। राइट आंसर इज 2। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए आयतन जो होता है एक गोले का वो 4/3 πr³ होता है ना, यानी वॉल्यूम जो है अगर आप देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के क्यूब के। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे r को 3 गुना कर रहे हैं, तो 3r का क्यूब हो जाएगा। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 का क्यूब 27 × r, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। यानी कि आपका यही जो v' आप जब निकालोगे तो 27 4/3 πr³ आपको निकल के मिलेगा। यानी इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाकर क्यूब कर दीजिए, यहाँ पे 27 गुना आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करोगे डिस्टर्ब हो जाओगे। अगला सवाल, घन का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अब आपको सीधे क्यूब ही याद होने चाहिए तभी आप कर सकते हो। जैसे 10 का क्यूब 1000 होता है और 20 का क्यूब 8000 होता है, तो नहीं 10 और 20 के बीच में होगा। 12 का क्यूब जो है 1728 होता है ना।
तो ये 14 का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो a का क्यूब की वैल्यू दी गई है वो 2744 दी गई है, तो यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो वो 6a स्क्वायर हो जाएगा। 6 इंटू 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 196 आ जाएगा। नहीं, 6 इंटू 196 करेंगे, 6 6 का 36 का 1176 आ जाएगा। नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल आपको देखिए, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स से डायरेक्ट फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। तो आपको क्या मोड ही पूछ रहा है, बहुत सही। चलिए डायरेक्ट आंसर वैल्यूज रखिए, आंसर निकालिए। मीडियन की वैल्यू 33 है, माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख लेंगे, सीधे निकालेंगे मोड, और 3 तिहाई में 9, 3 तिहाई में 9 माइनस 27 गुना 54, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 45। 45 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी यानी कि 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपसे पूछी जा रही है, क्या होगी। अभाज्य यानी प्राइम नंबर पूछी जा रही है। इवन प्राइम नंबर से ये संख्या शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, और इसका मीडियन आपसे पूछा जा रहा है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। 3 3 6 2 8 8 है, तो बीच में अगर आप देखेंगे कौन आ रहा है, बीच में 2 संख्याएं आएंगी, है ना, क्योंकि 3 इधर से हटाएंगे 3 इधर से आएंगे तभी तो 2 आ रहा है यहाँ पे। तो 7 अगर 2 संख्याएं आती हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 आ जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइस से संबंधित यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल कंडीशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है। और एक कंडीशन और आप सुन लीजिए कि घटना घटने की प्रोबेबिलिटी प्लस घटना ना घटने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होती है। 2 चीज़ें याद रखिए, पूरा सवाल सॉल्व होगा। देखिए, एक पासा है, 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, उसको फेंकने पे ये पूछा जा रहा है। तो भैया आपके 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 नंबर होते हैं डाइस के अंदर, और इन्हीं में से कोई एक आ सकता है। तो अगर आप फेंकेंगे तो आपका यहाँ पर 5 कितनी बार लिखा गया, 1 बार, और कुल कितनी संख्या है, 6 हैं, तो 1/6 आपकी प्रायिकता बनेगी। नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला सवाल, असंभव घटना की क्या प्रायिकता है। जब वो संभव ही नहीं है तो वो शून्य हो जाता है, जब संभव है ही नहीं तो उसकी क्या वैल्यू होगी। अगला सवाल, कोई घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, जैसे अभी हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी होने की मतलब किसी की और ना होने की दोनों को मिलाकर 1 होता है, तो कोई किसी की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो 1.5 लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। 3/5 हो सकता है, 25% अगर आप लोगे तो 25/100 हो सकता है, 3/10 हो सकता है, लेकिन 1.5 यानी 1 से अधिक नहीं हो सकती कभी भी। 2 सिक्के जो है वो एक साथ उछाले जाते हैं तो उसके हेड आने की क्या प्रायिकता है। देखो, आप सिक्का 2 उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड आ जाए टेल आ जाए, हो सकता है। दूसरे सिक्के दूसरी अगली बार उछालो तो हो सकता है पहला वाले सिक्के पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 शीर्ष हेड आने की संख्या कितनी है, 1 है, और कुल संख्या कितनी है, 4 है, तो 1/4 यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी। राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो मैथ्स के 50 क्वेश्चन है वो देखिए मैं मात्र 1 घंटे यानी 60 मिनट के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ आपका सॉल्व करा चुका हूँ भाई। और मुझे नहीं लगता किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट रहा होगा। एक कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है जो कि एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि उसमें प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं स्पेशली तो आप चैप्टर सर्च करिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय सोनू सर क्लासेस, और उसको आप फॉलो करिएगा और उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा।
तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। आइए चलते हैं साइंस की ओर, साइंस के 50 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं और इसको खत्म करते हैं आज के इस पेपर को, जो कि 2025 का क्वेश्चन पेपर है। IRT वालों के लिए और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी क्लासेस। सभी के सभी बच्चे फॉलो करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला जो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से आ रहा है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिटार्डेशन इज, मंदन के लिए सही कथन क्या है। यह वस्तु के वेग को कम कर देता है। देखिए रिटार्डेशन में फालतू का ऑप्शन ना पढ़ करके सीधे आपको बताऊं, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। यानी कि निगेटिव यानी ये वेग को कम कर देता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है, और वस्तु के वेग को बढ़ाता नहीं है। ये तीसरा ऑप्शन गलत होगा और चौथा ही सही होगा ना। तो निगेटिव एक्सेलरेशन ये होता है, सीधी सी बात है, सीधा सा कंसेप्ट है ना। यानी जब स्पीड कम होने लगती है तो वहाँ रिटार्डेशन होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्पीड वेलोसिटी कम भी होती है और ये निगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु है, अ बॉडी एट रेस्ट इज एक्सेलरेशन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट विल गेट अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड आफ्टर। कह रहा है एक वस्तु विरामावस्था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होती है, यह 30 मीटर पर सेकंड का वेग निम्न समय में प्राप्त कर लेगी। कितने समय में प्राप्त कर लेगी? देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u अपॉन टी। तो t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t बराबर में v - u अपॉन a। अभी v क्या है, u क्या है, a क्या है, हम बता दें। सबसे पहले एक्सेलरेशन आपका a से लिखा जाता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है। विरामावस्था रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी आपको 30 दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और टाइम आपको निकालना है। ये चीजें दी हुई हैं। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। टाइम इज इक्वल्स टू 30 - 0, a की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 × 30 यानी 6 सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेग में परिवर्तन निम्न में से प्राप्त होता है। वेग में परिवर्तन निम्न से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है भाई? त्वरण समय ग्राफ से, तो बिल्कुल सही बात है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या कह रहा है? 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका संवेग क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इट्स मोमेंटम इज, मोमेंटम जो होता है P = m × v होता है। मास 100 kg दिया गया है और आपको वेलोसिटी 2 दिया गया है, तो 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक बल का SI मात्रक जो है वो किसके बराबर होता है? तो एक बल का जो SI मात्रक है वो बल का SI मात्रक क्या हो सकता है भाई? SI मात्रक की अगर हम बात करें तो वो किलोग्राम, वैसे तो न्यूटन होता है, ठीक है, लेकिन अगर न्यूटन नहीं दिया है तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को मिलाकर के किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है। अगला सवाल कह रहा है द फोर्स विच अराइजेस बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन इज, वह बल जो दो संपर्क सतहों के बीच कार्य करता है और इनके बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। देखिए ये डेफिनेशन ही है सीधे फ्रिक्शन फोर्स का, है ना, फ्रिक्शन फोर्स का ही डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो डायरेक्ट आप याद रखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, या आप 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर भी याद रख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भार का SI मात्रक क्या हो जाएगा? भार का SI मात्रक निम्न के समान है। किसके समान है मतलब? तो अगर वेट की बात करें तो वेट जो है किलोग्राम में नहीं होता है, याद रखिएगा। वेट का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है भाई। तो यहाँ पे फोर्स का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19.6 मीटर ऊंचाई कि टावर की चोटी से छोड़े गए पत्थर का अंतिम वेग ठीक भूमि पर पहुंचने से पहले क्या होगा? देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन है। अगर कोई टॉप पे वस्तु है तो उसका जो मैक्सिमम एनर्जी होगा वो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। और कभी टकराने वाली होगी पृथ्वी से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। जो काइनेटिक एनर्जी पृथ्वी से टकराने वक्त होगी वही पोटेंशियल एनर्जी वो उस h ऊंचाई पे होगी, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो कि mgh होता है, जो हाइट पे होगी, और जो टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी होगी उस बॉडी की, वो दोनों एक बराबर होंगी, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के
लॉ से, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा। जी की वैल्यू 9.8 होता है और एच की वैल्यू 19.6 दिया हुआ है, और ये आपका 1/2 वी के स्क्वायर वी स्क्वायर के बराबर होगा। और 2 को अगर आप दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वायर। अगर 9.8 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 19.6 आ जाएगा, और यहाँ 19.6 बराबर वी स्क्वायर है, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा राइट आंसर। यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 19.6 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पर पृथ्वी से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, यदि एक कार की चाल 4 गुना बढ़ा हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² होती है। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आप देखेंगे तो वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वेलोसिटी क्या कर रहे हो 4 गुना कर दे रहे हो तो 4v का स्क्वायर हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 का स्क्वायर 16 इंटू वी हो जाएगा। यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो के ई डैश अगर आप निकाल रहे हो काइनेटिक एनर्जी डैश, तो 16 टाइम्स ऑफ हाफ mv² आपको मिलेगी अगर आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो राइट आंसर 16 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए कह रहा है कि ऋणात्मक कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच कोण, फॉर द नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल होना चाहिए नेगेटिव वर्क के लिए। देखिए वर्क जो होता है W = F × S cos थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं, इसके लिए cos 180 डिग्री का जो मान होता है वो -1 होता है। यानी फोर्स अगर आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और वस्तु इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, और इस केस में जो वर्क होगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा। 90 डिग्री के लिए अगर हम लोग बात करें तो 90 डिग्री के लिए 0 होता है वर्क। ठीक है, और 0 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो 0 डिग्री के लिए पॉजिटिव होता है वर्क। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में होती है, तो मैक्सिमम इन सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। अगला सवाल, आवृत्ति के एसआई मात्रक की अगर बात करें तो हर्ट्ज होता है एसआई मात्रक, मीटर जो है वो लेंथ का होता है, सेकंड जो है वो टाइम का होता है, और किलोग्राम अगर आप बात करेंगे तो मास का जो है एसआई यूनिट होता है। अगला सवाल, प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उस बॉडी की या उस पार्टिकल की। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है एक तार जो कि L लंबाई का है और अनुप्रस्थ तार का जो क्षेत्रफल है A है, इसका प्रतिरोध कितना होगा। वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A विच ऑफ द गिवन केस हैज लिस्ट रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ρL/A। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। हमें रेजिस्टेंस कम से कम बोला गया है ना, प्रतिरोध निम्न में से किस स्थिति में निम्न होगा, यानी कि एरिया बढ़ना चाहिए और लेंथ कम होना चाहिए, यानी लेंथ हाफ्ड एरिया डबल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, तुरंत आंसर बनेंगे। अगला क्वेश्चन, जूल प्रति कूलम इज कॉल्ड। देखिए आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = W/Q है ना, W यानी जो ऊर्जा है यानी वर्क है, तो उसका यूनिट जो है जूल हो जाता है, और Q आपका क्या है, आपका चार्ज है तो कूलम हो जाता है। जूल प्रति कूलम जो है वो वोल्ट के इक्विवेलेंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। 1 किलोवाट शक्ति द्वारा 1 घंटे में दी गई ऊर्जा जो है वो क्या होगी, 1 किलोवाट 1 घंटे तक अगर खपत हो रही है तो इसे हम 1 किलोवाट हावर ऊर्जा कहेंगे, यानी राइट आंसर जो होगा वो 1 किलोवाट हावर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका स्नेल्स लॉ से है संबंधित है, ऑप्टिक्स से संबंधित है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ में क्या कहता है, स्नेल लॉ कहते हैं कि भैया अगर एयर टू ग्लास कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है तो एयर टू ग्लास ट्रैवल करने पे हम उसे लिख सकते हैं μg/μa के बराबर, और ये बराबर होगा V air/V ग्लास के, यानी कि एयर के अंदर वेलोसिटी अपॉन ग्लास के अंदर वेलोसिटी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए μg = V air/G ग्लास हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक जो है वो याद रखिए 2.42 होता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगला सवाल, बेलन के आकार में पास लिपटे इंसुलेटेड तांबे के तार विद्युत रोधी पदार्थ से ढका तांबे का तार के बहुत से वृत्तीय चक्रों से बनी कुंडलिनी क्या कहलाती है। तो भाई देखो, अगर कोई एक मान लो प्लास्टिक का टुकड़ा ले लो आप
और इस पे कुछ इस तरीके से वायर को लपेट दो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड परिनालिका। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भाई दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, हम जो अंगूठा होता है वो करंट के डायरेक्शन में कर लेते हैं, और जो हमारी उंगलियां होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है, करंट के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में निम्न रूप से में गिरते हुए जल में एकत्रित ऊर्जा के परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, कौन सी ऊर्जा को परिवर्तित करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, ये आपका सवाल है। इन हाइड्रो पावर प्लांट वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब वो स्टोर्ड होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जब वो गिरता है तो वो काइनेटिक एनर्जी का रूप ले लेता है, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर हम बोलें तो वैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर वही रूल फॉलो हो रहा है आपका, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, बायोमास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बायोमास कैसे ऑब्टेन्ड किया जा सकता है भाई, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों से ही आप बायोमास ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई इज कंट्रोल्ड बाई, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित हम प्यूपिल द्वारा कर सकते, मतलब प्यूपिल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सिलियरी मांसपेशी विश्राम में होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? देखो, अगर रिलैक्स पोजीशन में है और लेंस पतला है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सर्कल बनेगा। ठीक है, और जब अगर बड़ा सर्कल बनेगा, है ना, देखो ना, बड़ा सर्कल अगर बनता है तो इस केस में उसकी जो फोकस होती है वो ज़्यादा दूर तक होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। और अगर यही देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए इसको और मोटा कर दिया जाए तो देखो छोटा सर्कल बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी जो फोकस है वो घट जाएगी, है ना, डिक्रीज हो जाएगी। ये इसका कंसेप्ट होता है। इसी के साथ आपका फिजिक्स समाप्त हो गया। अगला जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और हमने 1 घंटे 11 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स भी समाप्त कर लिया। टोटल 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 70 मिनट के अंदर, 70-71 मिनट में अब हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें भाई, है ना, तो क्वेश्चन सबसे पहला आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं मैग्नीशियम भाई साहब और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का रिएक्शन कराते हैं, तो हमको लगता है MgCl2 बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब हमारा रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, तो यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई विथ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज। भारी परमाणु को 2 हल्के परमाणु में विभाजित करने के साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अगर हम एक न्यूक्लियाई को एक से अधिक न्यूक्लियाई में तोड़ रहे हैं तो फिशन यानी विघटन बोलते हैं, और जुड़ते हैं अगर 2 न्यूक्लियाई और हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा फिशन। अगला सवाल कह रहा है मूल अवस्था में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका दिया गया है, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपेक्षित होंगे? तो सीधे लास्ट आप एनर्जी लेवल देखते हैं, लास्ट एनर्जी लेवल में ही जो युग्मित मतलब अयुग्मित होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे S में एक बॉक्स बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपका कंप्लीट होगा और वो पेयर्ड भी होगा, है ना। तो यहाँ पर S और P सबसेल भरा हुआ है, लास्ट में जो 3p2 है यही आपका अनपेयर्ड दिख रहा है। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। देखो ना, यहाँ पर आपके 3 बॉक्स बनेंगे ना P सबसेल के अंदर, सबसेल के अंदर, तो अगर 3 बनेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं तो ये 2 अनपेयर्ड तो रहेंगे ना। पहले तो एक एक भरा जाएगा फिर तो पेयर किया जाएगा, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मीथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो देखिए, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है तो कार्बन को X मान लेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 गुणे और यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में 0।
x इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, माइनस प्लस दिया नहीं है, नहीं राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेडियोधर्मी क्षय के दौरान कौन सा कण निकलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रेडियो एक्टिव जो डीके होती है उसके द्वारा एमिट होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के तीनों ही भाई यहाँ से एमिट होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो भैया किण्वन यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है दूध से दही बनने में। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा बहुलक मजबूत सहसंयोजी बंधों के साथ एक 3 आयामी नेटवर्क संरचना है, एक थ्योरी है, याद करना पड़ेगा आपको। विच टाइप ऑफ पॉलीमर हैज 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीमर चेन्स, तो करेक्ट आंसर इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का ही डेफिनेशन सीधे लिख दिया है ये। तो बहुलक मजबूत सहसंयोजी बंधों के साथ एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, राइट आंसर इज 3। अगला सवाल कह रहा है संघट टक्कर सिद्धांत में अभिक्रिया में रुकावट का कौन सा कारक सामान्यतः माना जाता है। विच फैक्टर इज जनरली कंसिडर्ड अ बैरियर टू रिएक्शन इन कोलिजन थ्योरी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट प्रेजेंस। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जब तक मिलेगी नहीं तब तक वहां रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, तो यही सबसे बड़ा बैरियर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, आवर्त सारणी में कौन से समूह को चैल्कोजेंस के नाम से जाना जाता है ना, तो यहाँ पे कह रहा है विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज चाल्कोजेंस, है ना, तो चाल्कोजेंस कौन, तो यहाँ पर जो चाल्कोजेंस होगा वो ग्रुप 16 होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि एक तनु जलीय विलयन में मौजूद हैं, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक तनु जलीय विलयन में क्या मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का रिएक्शन हम H2O के साथ कराते हैं, यानी H2O के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस और प्लस Cl माइनस, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा आपको। सूरज की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का सहारा लेता है, यानी नाभिकीय संलयन का सहारा लेता है सूर्य ऊर्जा उत्पादन के लिए। पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अभी अभी हमने बताया कि पी सबसेल के अंदर 3 बॉक्स बनते हैं और एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस हिसाब से यहाँ पर कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है, तो टाइटेनियम जो है यहाँ पे आपको ट्रांजिशन मेटल आपको दिख रहा है, टाइटेनियम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो मेथ एथ और OH ग्रुप जहां आपको दिख जाए वही आपका इथेनॉल हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप ये नहीं हो सकता, मेथ एथ प्रोप ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपको जो है करेक्ट आंसर जो देखने के लिए मिल रहा है वो, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहा है, यहाँ पर Al है, OL नहीं है, मतलब कि यहाँ पर एक अल्कोहल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर Al है, यानी एक एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहा है जिसमें CHO होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा इसको करेक्ट करिएगा, CHO फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। CHO फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल का फॉर्मूला जो होगा वो CH3CHO होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फा कणों के लिए सामान्य परीक्षण सामग्री क्या है, यानी अल्फा कणों को अगर परीक्षण करना है उसके लिए सामान्य जो जनरल कॉमन सील्डिंग मटेरियल की अगर बात करें तो वो पेपर हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, CO2 होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल की कठोरता को पारंपरिक रूप से किसके तुल्यांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ, ठीक है, तो किसके बराबर यहाँ पर दिखाया जाता है, कैल्शियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के रूप में दिखाया जाता है, इक्विवेलेंट के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है और इसका संयोजकता कोष क्या होगा, तो भाई देखो जो लास्ट सबसेल होता है, हाँ, उसकी जो एनर्जी होती है उसी को उसकी वैलेंसी बोल देते हैं, जो कि क्या है यहाँ पर 3s2 है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3s2 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, तेल और वसा की साबुनीकरण का उत्पाद क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सैपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। देखो फैट्स जो होते हैं अगर उसका रिएक्शन हम KOH या NaOH के साथ कराते हैं
तो इसमें हमको क्या मिलता है, सोप मिलता है जिसको हम फैटी एसिड कह सकते हैं, प्लस ग्लिसरॉल मिलता है, और इस प्रोसेस को हम लोग सेपोनिफिकेशन कहते हैं। तो राइट आंसर इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ डैश 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 चार्ज आयंस। तो जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस कंसिस्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, नहीं ऑक्टेव्स कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पर आयोडीन, हीलियम, सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 1 में टूटेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। सोडियम इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, समूह 17 के तत्वों का नाम क्या है भाई? समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नोबल गैसेस, मेटल्स, हेलोजेंस, चैल्कोजेंस। तो चैल्कोजेंस तो भैया ग्रुप 16 को अभी हमने देखा कि कहा जाता है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद मेटल्स नहीं आते भाई, मेटल्स तो आपके सबसे पहले जो है आपके पहले और दूसरे ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस ग्रुप 18 को बोलते हैं, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हेलोजेंस, यानी ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हेलोजेंस बोलते हैं। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी भाई? तो हेनरी बैकुरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड? अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो फिर क्या होता है? तो फिर एटॉमिक नंबर बढ़ने पे मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी ये आपसे पूछी जा रही है। तो सपोज दैट आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है x है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस का 2 बराबर में 0 कर देंगे। 3 इंटू एक्स माइनस का 8 बराबर में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 दूसरी तरफ चल जाएगा। 3 इंटू एक्स बराबर में 8 और x बराबर में यहाँ 8/3 हो जाएगा, नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 8/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। और इसी के साथ 1 घंटे 20 मिनट में ही हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा आपका ये पेपर, यानी कुल 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं मात्र 80 मिनट के अंदर अंदर, और इस तरीके से पूरा कंसेप्ट भी हमने कवर किया है। अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की क्लास चाहिए, आप कमेंट करके कमेंट जरूर बताइएगा। जैसी क्लास आपको चाहिए होगी वैसी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बस आप सपोर्ट करिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यूट्यूब पर ज्वाइन करिए, यूट्यूब पर ही फ्री और ज़बरदस्त क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की ये जो क्लास है वो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको मज़ा आया होगा। मात्र 80 मिनट के अंदर अंदर हमने टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं विद कॉन्सेप्ट, विद एक्सप्लेनेशन, शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। और जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई और समझाई गई हैं मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में आई होंगी। अभी फ़िलहाल होली का ऑफ़र चल रहा है हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज के ऊपर, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए रिकॉर्डेड कोर्स ही शानदार होती हैं, ये बात आपको भी माननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस आपका नहीं होता और आपको कोर्स कंप्लीट मिलता है पहले से ही। तो आप बहुत स्पीड में, 2x स्पीड में, 3x स्पीड में, जैसे चाहें वैसे आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो यू कैन नाउ ज्वाइन योर फेवरेट कोर्स ओनली एट 151 रुपीज़। इसमें आप अगर टेस्ट सीरीज़ को हटा देंगे तो आपका ये 151 में ही ज्वाइन कर पाएंगे कोर्स को। तो अभी मैंने होली ऑफ़र को एक्सटेंड कर दिया है, जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाइए और कोर्स को ज्वाइन करिए। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए भी और IRT प्रवेश परीक्षा दोनों के लिए ही आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखेंगे साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।